इंडियन नेवी के एक कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा अगस्त 1978 में अपने परिवार के साथ ऑफिसर्स एन्क्लेव धौलकुआ दिल्ली में रह रहे थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटी गीता उम्र करीब 16.5 वर्ष और एक बेटा संजय उम्र करीब 14.5 वर्ष थे। गीता दिल्ली के मशहूर कॉलेज जीसस एंड मैरी में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, जबकि उसका भाई संजय मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली में 10वीं का स्टूडेंट था। तारीख 26 अगस्त 1978 शनिवार का दिन गीता और संजय को आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो के एक प्रोग्राम युवाणी में भाग लेने जाना था। शाम करीब 8 बजे का टाइम तय था, सो वे अपने घर से शाम 6:15 बजे चल दिए ऑल इंडिया रेडियो पार्लियामेंट्री स्ट्रीट के लिए, ताकि वो तय समय 7 बजे वहाँ पहुँच सकें। दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट जयदेव अवाना। मैं एक सच्ची मार्मिक कहानी आपको नहीं सुनाना चाहता था, लेकिन चूँकि हर घर में बच्चे हैं, सड़क, फुटपाथ, रेलवे प्लेटफॉर्म, स्टेशन और शेल्टर होम्स आदि सब जगह हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में की संख्या में हमारे देश में बच्चे हैं। चूँकि बच्चे देश का भविष्य हैं, इसलिए उनकी बेहतरी के लिए ये कहानी सुननी, समझनी और सबक लेना ज़रूरी है। सो ये कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। ये कहानी एक सच्ची कहानी है और दिल्ली हाई कोर्ट के संबंधित केस की जो फाइल है, उस फाइल पर रिकॉर्ड जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी है, उसके मुताबिक कैप्टन चोपड़ा के परिवार ने यह तय किया था कि उनकी वापसी में कैप्टन चोपड़ा ऑल इंडिया रेडियो के गेट से उन्हें ठीक 9 बजे रात्रि अपने स्कूटर पर पिक करके घर ले जाएंगे। शाम 8 बजे कैप्टन चोपड़ा और उनकी पत्नी ने युवाणी प्रोग्राम सुनने के लिए रेडियो ऑन किया, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी गीता की आवाज़ नहीं सुनी, बल्कि अन्य महिला की आवाज़ उनको सुनाई पड़ी। उन्होंने सोचा कि या तो प्रोग्राम बदल दिया गया होगा या फिर उनकी रेडियो ने ही सही स्टेशन नहीं पकड़ा। तब रात्रि करीब 8:45 बजे कैप्टन चोपड़ा अपने स्कूटर पर बच्चों को लाने के लिए घर से ऑल इंडिया रेडियो के लिए निकल पड़े, लेकिन उनको बच्चे ऑल इंडिया रेडियो भवन के गेट पर नहीं मिले, जहां कि उन्होंने अपने पापा से मिलने का प्रॉमिस किया था। उन्होंने AIR भवन में जाकर पूछताछ की तो पता चला कि गीता और संजय तो वहां आज आए ही नहीं। उन्होंने इस उम्मीद में घर फ़ोन की मिलाया कि शायद उनके बच्चे खुद ही घर पहुंच गए होंगे, लेकिन उनकी पत्नी ने उनको बताया कि बच्चे घर नहीं पहुँचे। तब कैप्टन चोपड़ा परेशान हो गए। वो तुरंत वापस घर पहुंचे और उन्होंने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से फ़ोन पर पता किया कि उनमें से किसी के घर तो उनके बच्चे नहीं पहुंचे, लेकिन हर एक ने इनकार कर दिया। रात्रि करीब 10:15 बजे कैप्टन चोपड़ा ने पुलिस को सूचना देने का फैसला लिया। उन्होंने PCR को फ़ोन किया और बच्चों की डिटेल्स देकर उनके गायब होने की रिपोर्ट की। बच्चों को खोजते हुए कैप्टन चोपड़ा तत्कालीन विलिंगडन हॉस्पिटल, जिसे अब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल कहते हैं, वहां गए और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने सहित कई जगहों पर गए कि कहीं बच्चों का एक्सीडेंट आदि तो ना हो गया हो। कहीं भी कुछ पता नहीं चला तो रात्रि 11:30 बजे थक हार करके वे वापस घर लौट गए। फिर उन्होंने पुलिस को दोबारा रिपोर्ट की, लेकिन इस घटना के समानांतर घटना कुछ इस तरह घट रही थी कि उसी शाम भगवान दास नाम का एक व्यक्ति गुरुद्वारा बंगला साहिब से बाहर निकलकर नॉर्थ एवेन्यू की ओर अपने स्कूटर से जा रहा था। वक्त करीब शाम 6:30 बजे था। तभी उसने देखा कि गोल डाक खाने के पास के योग आश्रम के एंट्री गेट के सामने पीले रंग की मस्टर्ड कलर की एक फिएट कार, जिसका नंबर HRK 8930 था, वो खड़ी थी। जैसे ही वो कार के पास से गुजरे, उन्होंने कार के अंदर से आ रहा कुछ बचाओ बचाओ का शोर सुना। भगवान दास जी ने अपना स्कूटर रोका और वापस उस कार की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि कार की आगे की सीट पर 2 लोग बैठे थे, जबकि एक लड़का और लड़की पीछे की सीट पर बैठे थे। उन्होंने नोटिस किया कि लड़की ड्राइवर के बालों को खींच रही थी और लड़का ड्राइवर के साइड में बैठे आदमी को मुक्के मार रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो उस कार तक पहुँच पाते, वो तेज़ी से वहाँ से चली गई। बहुत से लोगों ने कार को तेज़ी से वहाँ से संदिग्ध हालत में जाते देखा, लेकिन कुछ नहीं किया। भीड़ में से एक आदमी ने उस कार के दरवाजे के हैंडल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। भगवान दास ने PCR को फ़ोन करने का फैसला किया। उसी वक्त DDA का एक युवा जूनियर इंजीनियर इंद्रजीत सिंह नावटा अपने स्कूटर से घर की तरफ बाबा खड़क सिंह मार्ग से जा रहे थे,
जब वो विलिंगटन हॉस्पिटल की कैजुअलिटी के समीप थे तो एक फिएट कार ने अचानक उनको ओवरटेक किया। उन्होंने देखा कि कार की पिछली सीट पर बैठा एक लड़का और एक लड़की ड्राइवर और उसकी साइड में बैठे आदमी से संघर्ष कर रहे थे। शक होने पर उन्होंने अपनी स्कूटर की स्पीड बढ़ाई और कार के पास पहुंचकर इंद्रजीत सिंह चिल्लाए कि क्या हो गया है। लड़के ने कार की पिछली ग्लास स्क्रीन से उन्हें देखा और अपने दाएं कंधे से वो बह रहे खून को दिखाया। लड़के ने उनकी तरफ हाथ से इशारा करके मदद की गुहार लगाई। इंद्रजीत सिंह ने कार का पीछा करने का फैसला किया। कार शंकर रोड की तरफ मुड़ गई। इंद्रजीत ने पीछा जारी रखा। इससे पहले कि वो पहले क्रॉसिंग यानी चौराहे पर पहुंचते, ट्रैफिक सिग्नल लाइट रेड हो गई। बहुत तेज गति से ड्राइव की जा रही वो कार सिग्नल लाइट को जंप कर पार चली गई, लेकिन जब तक इंद्रजीत क्रॉसिंग पर पहुंचे दूसरी साइड का ट्रैफिक शुरू हो चुका था और इंद्रजीत को रुकने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने देखा कि कार तेजी से शंकर रोड पर रिज एरिया की तरफ जा कर के गायब हो गई और लड़का उससे पहले लगातार उनकी तरफ मदद के लिए हाथ हिला रहा था। ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होने पर इंद्रजीत उधर बढ़े, लेकिन उनको आगे कार नहीं दिखाई दी। उन्होंने कार का नंबर पहले ही नोट कर लिया था। उन्होंने राजेंद्र नगर पुलिस थाने जाकर पुलिस को सूचना देने का फैसला किया। दूसरी तरफ भगवान दास की सूचना पर पीसीआर ने मंदिर मार्ग पुलिस थाने को सूचना दी। सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश को रिपोर्ट सौंपी गई। वो एक सिपाही के साथ अपनी मोटरसाइकिल से गोल डाक खाने यानी जीपीओ के पास बताए गए घटनास्थल पर पहुंचे। वहां उन्हें किसी आदमी से घटना के बारे में कुछ पता नहीं चला, तो उन्होंने कई स्थानों पर पूछताछ की। कुछ पता ना लगने पर वो लोग करीब 10 बजे वापस थाना लौट गए। जेई इंद्रजीत की सूचना पर राजेंद्र नगर पुलिस थाने पर कुछ असर नहीं पड़ा, बल्कि 7:45 बजे थाने के ड्यूटी अफसर ने पीसीआर से मामले को मंदिर मार्ग में रिपोर्ट करने की बात पता चलने पर मामले से अपना पल्ला पूरी तरह झाड़ लिया। ठीक उसी रात कुछ घंटे बाद करीब 10:15 बजे 2 व्यक्ति विलिंगटन हॉस्पिटल के कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में आए, जिनमें से एक घायल व्यक्ति ने अपना नाम विनोद बताया और जो व्यक्ति उसके साथ आया था उसने अपना नाम हरभजन सिंह बताया। विनोद डॉक्टर को बताता है कि उसे किसी ने पीटा है। डॉक्टर ने उसके माथे पर एक बड़ा घाव देखा। डॉक्टर ने उसे फर्स्ट एड दी, उसे एक्सरे कराकर सर्जरी की सलाह दी। चूंकि ये एक एमएलसी यानी मेडिको लीगल केस था, इसलिए विलिंगटन हॉस्पिटल के ड्यूटी कांस्टेबल ने चोट के बारे में विनोद से सवाल पूछे। उसने कांस्टेबल को बताया कि 2-3 लोगों ने उसकी घड़ी छीनी और उसे चोट पहुंचाई बंगला साहिब मार्ग पर काली मंदिर के पास। कांस्टेबल ने मंदिर मार्ग थाने को इसकी सूचना दी। वहां से सब इंस्पेक्टर रामचंद्र को रात्रि 10:40 बजे मामले में इन्वेस्टिगेशन करने को कहा गया। वे कांस्टेबल हरीश राम के साथ 10:50 बजे रात्रि अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने उनको राय दी कि विनोद बयान देने के लिए मानसिक तौर पर फिट है। तब एसआई रामचंद्र ने विनोद का बयान दर्ज किया। विनोद ने बताया कि गुरुद्वारा बंगला साहिब रोड पर काली मंदिर के पास रात्रि लगभग 9:30 बजे उससे घड़ी लूटी गई। अपनी चोट के बारे में उसने बताया कि हमलावरों में से एक ने लोहे की किसी चीज़ से उसे चोट पहुंचाई। एसआई रामचंद्र ने मंदिर मार्ग थाने में धारा 394 और धारा 34 आईपीसी तहत केस दर्ज करने यानी एफआईआर दर्ज करने को उसका बयान भेजा। एसआई ने विनोद को अस्पताल लाने वाले उसके साथी हरभजन सिंह से पूछताछ की, तो हरभजन ने बताया कि वो विनोद को अपनी कार DHT 280 में घटनास्थल से लेकर अस्पताल आया। विनोद को डॉक्टरों ने सलाह दी कि वो अस्पताल में इंडोर पेशेंट के तौर पर भर्ती होकर इलाज कराए, क्योंकि उसके माथे की चोट बड़ी थी। लेकिन विनोद ने इससे इनकार कर दिया और मेडिकल सलाह के खिलाफ अस्पताल छोड़ने के कागज़ यानी लामा लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस पर अपने साइन डॉक्टर कहने पर कर दिए। जब एसआई रामचंद्र को पता चला कि विनोद अस्पताल से जा रहा है, तो उन्होंने विनोद और हरभजन दोनों से कहा कि वो उन्हें उसी स्थान पर ले चलें जहाँ की विनोद को लूटा गया था। हरभजन ने विनोद को एसआई रामचंद्र और सिपाही हरीश राम को अपनी कार में बैठाकर बंगला साहिब रोड पर ले गया और विनोद ने अपराध स्थल की ओर इशारा किया। एसआई ने क्राइम सीन का निरीक्षण किया, लेकिन उन्हें वहां संघर्ष होने या खून के धब्बों के कोई निशान नहीं मिले। आरोपित लूट का कोई गवाह भी उन्हें नहीं मिला। तब एसआई रामचंद्र ने हरभजन को कहा कि वो कार को मंदिर मार्ग पुलिस थाने ले चले, ताकि एसएचओ साहब तथ्यों की पड़ताल और पुष्टि खुद कर सकें। आधी रात करीब 1:45 बजे वो लोग थाने पहुँचे। वहाँ विनोद ने अपने माथे के दर्द की शिकायत की और अपनी मां से मिलने की इच्छा जाहिर की। विनोद और हरभजन दोनों ने सुबह 10 बजे थाने कर एसआई से मिलने का वादा किया। एसआई ने उनकी गुजारिश रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और दोनों को वहाँ से जाने की इजाज़त दे दी और वादे मुताबिक सुबह आने को कहा। लेकिन विनोद और हरभजन ने अपना वादा नहीं निभाया, यानी सुबह 10 बजे थाने वो लोग नहीं पहुँचे। तो एसआई विनोद के लिखाए गए पते एड्रेस क्वार्टर नंबर 4 पुष्पा बिल्डिंग फतेहपुरी दिल्ली पहुंचे, लेकिन ऐसा कोई एड्रेस फतेहपुरी में था ही नहीं। तब एसआई हरभजन के लिखाई पते C124 मोतीनगर दिल्ली पहुंचे, लेकिन वो भी गलत निकला। ऐसे ही एसआई हरभजन के द्वारा लिखाए गए कार्यस्थल सेंचुरी रॉबिन फैक्ट्री नियर DCM केमिकल मोतीनगर पहुंचे और पाया कि ऐसी कोई फैक्ट्री वहाँ भी नहीं है।
तारीख 28 अगस्त 1978 को एसआई रामचंद्र आरटीओ ऑफिस गए उनकी कार DHT 280 की पड़ताल करने। तो पता चला कि इस नंबर की कोई कार वहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, बल्कि इस नंबर का एक वेस्पा स्कूटर है, रजिस्टर्ड है। साफ है कि विनोद और हरभजन असल में पीली फिएट कार के ही वो दोनों लोग थे जो कि गलत नाम, पता और घटना बता लिखा रहे थे सरकारी रिकॉर्ड, पुलिस और सरकारी अस्पताल में। तारीख 28 अगस्त 1978 को ही शाम लगभग 6 बजे रिज में पशु चरा रहे एक चरवाहे धनीराम ने देखा कि वहाँ 2 लाशें यानी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की की है। रिज जंगल का एरिया था। आधी रात को दिल्ली पुलिस का हवलदार रोहतास सिंह उस एरिया में पेट्रोलिंग यानी गश्त पर था। धनीराम ने उसे शवों के बारे में बताया। रात्रि करीब 2:12 पर हवलदार ने पीसीआर को सूचना दी। पीसीआर ने 2:25 पर राजेंद्र नगर पुलिस थाने को सूचना दी। थाना राजेंद्र नगर में एसआई हरिचंद्र को रिपोर्ट की कॉपी देकर मामले में इन्वेस्टिगेशन करने को कहा गया। एसआई हरिचंद्र अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ शव पड़े स्थान पर गया। उसने क्राइम टीम बुलाई और एक वायरलेस मैसेज दिल्ली कैंट थाने को भेजा कि वे कैप्टन चोपड़ा से संपर्क करें और उन्हें घटनास्थल पर लेकर पहुंचें। पत्नी सहित कैप्टन चोपड़ा घटनास्थल पहुंचे और शवों की पहचान उन्होंने अपने बच्चों गीता और संजय के रूप में की। एसआई ने सुबह 4:30 बजे अपनी रिपोर्ट राजेंद्र नगर थाने भेजी और धारा 302 आईपीसी तहत एफआईआर दर्ज करने को कहा। वहां सुबह 5 बजे एफआईआर दर्ज की गई। घटना स्थल शवों का मुआयना और फोटोग्राफी करके क्राइम टीम चली गई। तब एसआई ने गीता और संजय के शवों की इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस सर्जन डॉक्टर भरत सिंह ने गीता के शव की पोस्टमार्टम सुबह 11 बजे की। 29 अगस्त 1978 को उन्होंने पाया कि गीता के निजी अंग पर चोट के निशान नहीं थे और ना ही उससे कोई डिस्चार्ज हो रहा था, लेकिन उसके सिर पर गहरा घाव था। उसकी गर्दन पर दाईं तरफ इतने गहरे घाव थे कि नस नाड़ियाँ कटी हुई थी। नीचे का जबड़ा 2 भागों में टूटा हुआ था। उसकी दाईं कलाई पर गहरा जख्म था। बाईं हाथ की कलाई के पास इतने गहरे घाव थे कि सभी नस नाड़ियाँ कटी हुई थीं। सिर पर वार तेज हथियार से इतने भयंकर तरीके से किया गया था कि हड्डियाँ तक कट गई थीं। मस्तिष्क लिक्विफाइड होकर बह गया था और उसकी कैविटी में केवल 1/4 बचा हुआ था। बॉडी भी उसकी डीकम्पोज हो चुकी थी। शरीर में खून भी नहीं बचा था। बहुत बुरी तरह क्रूर नृशंस ढंग से गीता को हत्यारों ने मारा था और गीता के शव का बिसरा सुरक्षित रखा गया। डॉक्टरों ने शरीर में खून उसके ना बचने से ब्लड सैंपल ना ले सके, लेकिन उसका वेजिनल स्वाब और बाल को प्रिजर्व करके पुलिस को सौंप दिया। उसकी चोटें पोस्टमार्टम में मौत से पहले की पाई गई, तेज़ काटने वाले हथियार से। गर्दन की चोट इतनी घातक थी कि मृत्यु करने को काफ़ी थी। चोटों से सदमा यानी शॉक लगने और हेमरेज होने से मौत होना डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम में बताया। मौत का टाइम 54 से 60 घंटे पहले का बताया। बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी, इसलिए लैंगिक संभोग या बलात्कार के बारे में मेडिकल राय देना डॉक्टरों ने संभव नहीं बताया। लेकिन लैंगिक हमले की चोटों के निशान डॉक्टरों ने गीता के शव पर नहीं पाए। उसी दिन दोपहर करीब 12:30 बजे डॉक्टर भरत सिंह ने संजय के शव का पोस्टमार्टम किया। उन्होंने पाया कि संजय के शरीर पर 21 से ज़्यादा घातक चोटें के गहरे घाव हैं। उसके गर्दन, सिर, छाती, पेट, हाथ सहित पूरे शरीर पर बहुत क्रूरता से चोटें मारी गई थीं, लेकिन निजी अंगों पर चोट के निशान डॉक्टरों को नहीं मिले। बॉडी उसकी भी डिकम्पोज हो चुकी थी, यानी सड़न और ऐंठन हो गई थी उसके शरीर में। उसका ब्लड, बिसरा बाल प्रिजर्व कर डॉक्टरों ने रख लिए। डॉक्टरों की राय थी कि दोनों किशोरों को कृपाण और तलवार से चोटें कारित की गई हो सकती हैं। प्रिंट मीडिया ने मामले को जोर शोर से उठाया और दिल्ली पुलिस की अदक्षता, मनमानी कार्यशैली और नाकामी की घोर निंदा की। कुछ अखबारों ने मृतकों के फ़ोटो भी छापे। एक अखबार में उन जवान बच्चों के फोटोग्राफ देख खबर पढ़कर एक आदमी डॉक्टर MS नंदा ने DSP छाबड़ा से संपर्क कर बताया कि उसने उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन उन बच्चों को अपनी कार में लिफ्ट दी थी। वे दोनों शाम लगभग 6:15 बजे धौला कुआं गोल चक्कर के पास खड़े होकर अपने हाथ के अंगूठे से लिफ्ट देने का
गाड़ियों को इशारा कर रहे थे। तब हल्की बूंदाबांदी हो रही थी तो उन्होंने दोनों बच्चों को लिफ्ट देने का फैसला कर कार रोकी। लड़का उनकी साइड की सीट पर बैठ गया जबकि लड़की पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। जब उनकी कार गोल डाक खाने यानी जीपीओ के पास पहुंची तो लड़के ने कहा कि उन्हें यहीं उतार दीजिए क्योंकि उन्हें ऑल इंडिया रेडियो जाना है। डॉक्टर नंदा ने उन्हें वहीं जीसस एंड मेरी स्कूल के सामने उतार दिया। 31 अगस्त की सुबह करीब 7 बजे मजलिस पार्क वेलफेयर एसोसिएशन के एक्स सेक्रेटरी ईश्वर सिंह को किसी स्थानीय आदमी ने खबर दी कि मस्टर्ड पीले रंग की एक फिएट कार गली नंबर 10 में कल से लावारिस हालत में खड़ी है। ईश्वर सिंह ने स्थानीय लोगों से उसके मालिक के बारे में पूछताछ की, कुछ पता नहीं लगा। तो मजलिस पार्क के आरडब्ल्यूए के तत्कालीन सचिव ओपी शर्मा ने मामला संदिग्ध पाने पर पुलिस को सूचना दी। पीसीआर ने उस क्षेत्र के थाना आदर्श नगर को सूचना दी। एएसआई प्रहलाद सिंह मजलिस मार्ग पहुंचे। उन्होंने पुलिस से क्राइम टीम बुलाई। इंस्पेक्टर विद्यासागर सीआईडी क्राइम ब्रांच सीएफएसएल के एक्सपर्ट्स की टीम के साथ वहां पहुंचे। पुलिस ने अशोक शर्मा नाम के एक आदमी को बुलाया जिसने पीले रंग की मस्टर्ड कलर की अपनी फिएट कार DEA 1221 रात लगभग 10 बजे अशोक होटल से गायब होने की रिपोर्ट लिखाने वाले व्यक्ति से पूछा तो उसने बताया कि ये कार मेरी ही है और उसने उसकी चाबियां पेश की। उसने साथ ही बताया कि उसमें स्टीरियो और स्पीकर गायब थे और सफ़ेद रंग की ग्रिल को ब्लैक कलर की ग्रिल से उसने बदलना बताया। सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी CFSL के एक्सपर्ट ने कार से फिंगरप्रिंट और हथेलियों के प्रिंट डेवलप कर फोटोग्राफ लिए। तब इंस्पेक्टर विद्यासागर ने कार की जांच पड़ताल की तो बालों का एक गुच्छा, खून के बहुत से धब्बे, सिगरेट आदि पार्सल कर उन्होंने सीलबंद कराए। उन्होंने कार में कुत्ते की 4 चेन, 4 छोटे टाइगर लॉक्स, 3 चाबियां, ड्रग्स टैबलेट और लोहे के कुछ कीलो सहित नंबर प्लेटें मिली। प्लेट पर केमिकल सहित पेंट से लिखे हुए मिले नंबर्स। इसी दौरान तारीख 8 सितंबर 1978 को घटना ने एक और हैरत अंगेज मोड़ लिया। लांस नायक गुरतेज सिंह और लांस नायक एवी शेट्टी अपने साथी सैनिकों के साथ कालका मेल ट्रेन से सैनिकों के लिए आरक्षित कोच में यात्रा कर रहे थे। जैसे ही वो ट्रेन जमुना ब्रिज पर पहुंची जो कि आगरा सिटी रेलवे स्टेशन से पहले है तो ट्रेन की गति धीमी और फिर बहुत धीमी हो गई। तभी 2 सिविलियन सैनिकों के उस कोच में घुस आए। उन्होंने लांस नायक गुरतेज सिंह की तरफ देखा तो लांस नायक ने कहा कि वे इस कोच में नहीं घुस सकते क्योंकि ये केवल सैनिकों के वास्ते रिजर्व है। उनमें से एक ने कहा कि वो भी मिलिट्री के ही लोग हैं। लांस नायक ने उनसे अपने आई कार्ड यानी परिचय पत्र दिखाने को कहा तो उनमें से पहले सिविलियन ने फुटबोर्ड पर खड़े दूसरे सिविलियन से व्यंग में कहा कि इसको भरा हुआ आई कार्ड दिखाओ। लांस नायकों गुरतेज और शेट्टी ने पहले सिविलियन को शक के आधार पर कि ये चोर लुटेरे हो सकते हैं पकड़ लिया, लेकिन दूसरा जो कि फुटबोर्ड पर था वो धीमी चलती ट्रेन से कूद गया, लेकिन 2-3 मिनट बाद ही वो वापस कोच में आ गया तो उसे भी सैनिकों ने पकड़ लिया। दोनों ने विरोध किया तो सैनिकों ने थोड़ा बल प्रयोग करके उन्हें रस्सियों से बांध दिया। लांस नायक शेट्टी ने हिंदी अखबार नवयुग ले रखा था, उसमें बिल्ला का फोटो छपा था जो कि रंगा के साथ गीता संजय चोपड़ा मर्डर केस में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। दोनों की अखबार में छपी फ़ोटो के मिलान लांस नायक शेट्टी ने कर उनसे पूछताछ की तो दोनों ने खुद को रंगा बिल्ला होना स्वीकार कर लिया। वो ट्रेन 9 सितंबर की रात करीब 3:30 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। तब दोनों लांस नायकों ने सैनिकों की मदद से रंगा बिल्ला को दिल्ली रेलवे स्टेशन के SHO VP गुप्ता को सौंप दिया। उन दोनों के हैंडबैग सहित दोनों के मुंह शनाख्त परेड वास्ते पुलिस ने कपड़े से ढक दिए और उन्हें DIG मंडेर के सामने करीब 4:30 बजे पेश किया। फिर नई कोतवाली में पूछताछ वास्ते ले जाया गया। इससे पहले दोनों लांस नायकों के सामने ही पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर दोनों क्रिमिनल्स की तलाशी ली। बिल्ला की पैंट की जेब से .32 बोर का जिंदा कारतूस यानी गोली मिली और खून से सने हुए कपड़े। उसके दोनों हैंडबैग की तलाशी लेकर उससे भी सामान को सीज कर सील मोहर किया गया। रंगा की तलाशी भी ली गई, उससे भी कृपाण बरामद हुई और खून के धब्बे लगे हुए कपड़े, उन्हें भी सील मोहर करके रखा गया। इंस्पेक्टर गुप्ता को रंगा बिल्ला के शरीर पर चोटों के निशान दिखे तो उन्होंने इंजरी रिपोर्ट तैयार की। फिर उन्होंने इंस्पेक्टर RP कोचर जो कि गीता संजय मर्डर केस में तारीख 29 अगस्त 1978 से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनको आरोपियों की गिरफ्तारी की सूचना दी। तो इंस्पेक्टर कोचर ने
वहां जाकर इंस्पेक्टर गुप्ता से उन दोनों की कस्टडी ली और उन्हें शिनाख्त परेड टीआईपी के लिए चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सीएमएम के सामने एप्लीकेशन सहित पेश किया। सीएमएम पी के जैन ने दोनों आरोपियों से शिनाख्त परेड के बारे में पूछा तो उन्होंने टीआईपी कराने से इनकार कर दिया। इंस्पेक्टर कोचर भी तैयारी से थे। उन्होंने दोनों के पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी कोर्ट के में लगा दी, जो अदालत ने मंजूर कर ली। दोनों से सख्त पूछताछ पुलिस ने की तो बिल्ला ने बताया कि आगरा के सीतानगर में बाबा के मंदिर के पास एक कमरे से उसकी तलवार पुलिस बरामद कर सकती है। उसने बताया कि वे दोनों दिल्ली के गुप्ता गेस्ट हाउस में तारीख 31 अगस्त 1978 को रुके थे और फिर आगरा में पूर्णिमा लॉज में रुके। डॉक्टर ने बिल्ला का मेडिकल टेस्ट शाम 6:30 बजे करीब किया तो पाया कि उसके माथे के बाएं साइड में एक बड़ा घाव टाँके लगाकर ठीक किया गया था। ऐसी चोट करीब 15 दिन पहले बताई डॉक्टर ने। उसके दोनों हाथों की कोहनी के थोड़ा ऊपर चोटों के नील के निशान थे। शाम 7 बजे रंगा के मेडिकल पर डॉक्टर ने पाया कि उसकी दाहिनी कलाई पर चोट के घाव के निशान हैं और साथ ही उसके चेहरे, गर्दन, पीठ आदि पर खरोच के निशान पाए। उसका घाव संक्रमित यानी इन्फेक्टेड भी था और करीब 15 दिन पुराना था। कलाई की चोट पर ये घाव था। डॉक्टर ने दोनों के ब्लड और बालों के सैंपल भी लिए। तारीख 10 सितंबर 1978 को बिल्ला के सिर के स्कल यानी खोपड़ी के एक्सरे वास्ते उसे विलिंगटन हॉस्पिटल पुलिस ले गई और एक्सरे कराने के बाद उसकी तुलना यानी मिलान तारीख 26 अगस्त 1978 को विनोद नाम के व्यक्ति जो कि अस्पताल में इलाज कराने के लिए आया था उसके एक्सरे से की गई तो दोनों के स्कियाग्राम्स ठीक एक जैसे पाए गए, यानी कि दोनों एक ही आदमी थे, यानी कि बिल्ला ही विनोद था। उसी दिन एसआई प्रताप सिंह फतेहपुरी दिल्ली के गुप्ता गेस्ट हाउस गए और उनके रजिस्टर को कब्जे में लिया। 11 सितंबर को बिल्ला ने पुलिस इंटरोगेशन बताया कि वो पुलिस को दिल्ली की वो दुकान बता सकता है जहाँ से उन्होंने एक छोटी और एक बड़े साइज की कृपाण और तलवार खरीदी। उसने बताया कि आगरा में पूर्णिमा होटल के पास प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर शर्मा ने उसके माथे की चोट पर के टाँके यानी स्टिचेस को निकाला। रंगा ने ऐसे ही तथ्यों को बताया। रंगा ने कार की नंबर प्लेट उनको बेचने वाले आदमी के बारे में बताया। दोनों ने कार को घटना वाले दिन पहले बुद्धा जयंती पार्क धौलकुआ की पार्क में ले जाना बताया। पार्किंग में काम करने वाले और पार्किंग टिकट देने वाले लोगों ने उन दोनों की गाड़ी से ही शिनाख्त की। पुलिस की सख्त पूछताछ और आगरा और दिल्ली के होटलों, गेस्ट हाउसों आदि में पुलिस ने उन दोनों को साथ ले जा करके वहाँ पुख्ता सबूत इकट्ठा किए। रंगा ने कुछ नया खेल खेलना चाहा या बल्कि पछतावा दिखाने की झूठी कोशिश की और जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कन्फेशन यानी अपराध स्वीकृति, जिसे जुर्म इकबाल भी कहते हैं, उसके बयान दर्ज कराने की रिक्वेस्ट की। मजिस्ट्रेट ने उसे पुलिस डर से निकालने के नियम के हिसाब से बताया कि वो कन्फेशन करने को कानूनन मजबूर नहीं है और उसके कन्फेशन बयान पर उसे सजा भी हो सकती है। रंगा ने फिर भी बयान देने पर जोर दिया। मजिस्ट्रेट ने नियम से उसे 2 दिन की जुडिशियल कस्टडी यानी जेल भेज दिया ताकि पुलिस का डर उसके मन से निकल जाए। तीसरे दिन कोर्ट में आने पर भी रंगा ने कन्फेशन बयान दर्ज कराने पर ही जोर दिया। तब मजिस्ट्रेट ने अपना समाधान करके कि रंगा मुलजिम अपनी मर्जी से बयान दे रहा है, उसका बयान अपने स्वयं के हाथों ही लिखकर दर्ज करना शुरू किया। लेकिन चूंकि उसका बयान बहुत बड़ा था तो वो 21 सितंबर 1978 को पूरा ना हो सका, तो मजिस्ट्रेट ने रंगा को फिर से जेल कस्टडी में भेज दिया और उसे बाकी बयान अगले दिन आकर दर्ज कराने को आदेशित किया। रंगा ने अगले दिन आकर मजिस्ट्रेट को अपना बयान दर्ज कराया, लेकिन करीब 2 माह बाद रंगा अपने उस दर्ज बयान से मुकर गया। हालांकि इसका केस पर कानूनन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा दर्ज बयान कानूनन एक महत्वपूर्ण सबूत होता है। दूसरे मुलजिम बिल्ला की पुलिस रिमांड 23 सितंबर 1978 को ख़त्म हो गई तो मजिस्ट्रेट ने उसे जेल कस्टडी में भेज दिया। सीएमएम दिल्ली ने बॉम्बे पुलिस की अर्जी पर केस के सिलसिले में बिल्ला की कस्टडी सौंप दी। बॉम्बे पुलिस को आदेश दिया कि 16 अक्टूबर 1978 को उसे उनके सामने वापस लाकर पेश करे। बॉम्बे पुलिस ने आदेश अनुसार उसे पेश भी किया। 17 अक्टूबर को सीएमएम को अपना कन्फेशन बयान दर्ज कराने की अर्जी बिल्ला ने भी दी। सीएमएम ने उसे लिंक मजिस्ट्रेट को भेज दिया। लिंक मजिस्ट्रेट ने उसे भी रंगा की तरह कन्फेशन बयान के लिए मजबूर होना ज़रूरी नहीं बताया और उसके सज़ा में इस्तेमाल करने की भी चेतावनी दी। फिर भी उसने स्वेच्छा से कन्फेशन बयान दर्ज करने की इच्छा जाहिर की।
जज ने उसे भी 2 दिन के लिए जेल भेज दिया और वापस आकर के भी उसने अपने वही इच्छा जाहिर की और तब मजिस्ट्रेट ने उसके बयान दर्ज किए। बिल्ला भी 1 माह बाद अपने बयानों से मुकर गया। हो सकता है वकीलों की सलाह से, या हो सकता है कि खतरनाक जेल में बंद कैदियों की सलाह पर। खैर, पुलिस ने अपहरण, बलात्कार, हत्या आदि अपराधों के लिए रंगा और बिल्ला के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की और केस की ज़बरदस्त पैरवी की। सरकारी वकील ने भी अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विपक्षी वकील ने भी उनके बचाव के लिए सभी दांव पेच चले, लेकिन अंततः सेशन कोर्ट ने दोनों अपराधियों रंगा और बिल्ला को फांसी की सज़ा सुनाई। दोनों द्वारा उसके विरुद्ध अपील की गई तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी और फांसी की सज़ा की पुष्टि कर दी। रंगा और बिल्ला ने उसके खिलाफ न केवल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, बल्कि भारत के राष्ट्रपति को मर्सी पिटीशन यानी दया याचिका भी भेजी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों को प्रोफेशनल किलर पाया और याचिका खारिज कर न केवल उनकी फांसी की सज़ा बरकरार रखी, बल्कि भारत के राष्ट्रपति से भी निवेदन किया कि वो दया याचिका का यथाशीघ्र निपटारा कर दें। दोनों खतरनाक और क्रूर हत्यारों यानी रंगा और बिल्ला के मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कन्फेशन बयान और अपराध स्वीकृति बयान से मामले में बहुत से खास तथ्यों का खुलासा हुआ और उनसे सबक भी सबको लेना चाहिए। वो कुछ इस तरह हैं। पहला, जीपीओ नई दिल्ली के पास खड़े संजय और गीता चोपड़ा ने जल्दी ऑल इंडिया रेडियो पहुंचने के चक्कर में डीटीसी की बस ना लेकर के अनजान लोगों की कारों में लिफ्ट लेने की कोशिशें की और अंततः ये जल्दबाजी और नासमझी उनकी मौत में तब्दील हो गई। दूसरे, रंगा बिल्ला बॉम्बे के प्रोफेशनल किलर किडनैपर चोर लुटेरे थे, जैसा कि बॉम्बे पुलिस ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली की कोर्ट को बताया कि वे दोनों अरब देश के 2 लोगों की हत्या और एक बच्चे के अपहरण में बॉम्बे में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के तौर पर दर्ज थे और बॉम्बे पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। उसी से बचने के लिए वो दोनों गुजरात अहमदाबाद होते हुए नई दिल्ली पहुंच गए थे और दिल्ली में वो दोनों गाड़ी चोरी करके लूट किडनैपिंग वास्ते शिकार ढूंढ रहे थे। तीसरे, संजय और गीता को उन्होंने लिफ्ट दी और कार के पिछले हैंडल उन्होंने पहले से ही अंदर से लूज कर बेकार कर दिए थे, जिससे कि कार अंदर से पीछे बैठा हुआ पैसेंजर खोल ना सके। कार दूसरी दिशा में बढ़ाने पर नौजवान किशोर लड़के लड़की ने विरोध किया तो उन्होंने उन्हें गाली देकर धमका कर बैठने को कहा, लेकिन दोनों उनसे भिड़ गए। रंगा ने संजय को कृपाण मार दी उसके कंधे और छाती के पास, जिससे खून निकलने लगा और दोनों भाई बहन सहम गए, डर गए। लेकिन तब भी वो बहादुर बच्चे अपनी सूझबूझ और समझ और क्षमता के हिसाब से उन दोनों अपराधियों से लड़ना जारी रखे रहे। फिर वो दोनों क्रूर अपराधी उन दोनों भाई बहन को बुद्धा जयंती पार्क ले गए और उनको बहलाने फुसलाने के लिए झूठी कहानी भी उन्होंने गढ़ ली। उन अपराधियों ने अपने लिए और उन बच्चों के लिए आइसक्रीम और कोको कोला कोल्ड ड्रिंक की बोतलें खरीदी। दोनों किशोर बच्चे उन अपराधियों के डर, दबाव और झूठी कहानी में सरेंडर की सी हालत में पहुंच गए थे। उन्हें बहादुर बच्चों की ज़रूरत है, ऐसा रंगा और बिल्ला ने उनसे कहा कि उनके जैसे ही बहादुर बच्चों की ज़रूरत है, ताकि वो उस एरिया में आने वाले एक बड़े स्मगलर की गाड़ी को पकड़ने में मदद कर सकें। इससे उन दोनों बच्चों का नाम भी होगा, टीवी और अखबार में उनका नाम आएगा और उन्हें इनाम की एक बड़ी धनराशि भी सरकार से मिलेगी। जबकि वे दोनों अपराधी उनका अपहरण करके फिरौती में पैसा वसूल करने का इरादा रखते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन बच्चों के पापा नेवी के एक अफसर हैं, तो उन्हें लगा कि फिरौती तो मिलेगी नहीं, खतरा अलग से हो गया है। तब उन दोनों ने उन किशोरों को कार में बिठाया, कुछ दूर कच्चे रास्ते पर जंगल में कुछ अंदर ले गए और उन्हें अलग अलग कर दिया
संजय को रंगा इस बहाने से अलग ले गया कि वहाँ कुछ दूर गोरखा सैनिक बैठा है, तुम उसके पास रहो। जब गीता बिल्ला के पास अकेली रह गई तो बिल्ला ने उसे वहीं बैठकर वेट करने को कहा। कुछ दूर पर रंगा और बिल्ला दोनों ने संजय पर तलवार से वार किया। संजय मात्र 14.5 साल का एक लड़का था। उस किशोर बच्चे के डर से कपकपी छूट गई। वो बोला, मत मारो मत मारो, क्यों मारते हो? लेकिन निर्दयी राक्षसों ने करीब 10 मिनट तक ताबड़तोड़ तलवार और कृपाण से वार करके बहुत बुरी तरह से उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव पर झाड़ियाँ फेंक दी। बिल्ला ने वापस कार में जाकर गीता को पूरी तरह से कपड़े उतार कर निर्वस्त्र कर दिया और उससे रेप किया और उसके भाई को नुकसान करने की धमकी देकर उससे चुप रहने को कहा। फिर रंगा ने भी उससे रेप किया। जब बिल्ला दोबारा उससे रेप करने चला तो गीता शायद सच्चाई को समझ चुकी थी। उसने पास पड़ी बिल्ला की तलवार उठाई और बिल्ला पर वार किया, लेकिन उसका दुर्भाग्य कि उसने गुस्से और जल्दबाजी में तलवार के भोथरी यानी मोटी साइड की तरफ से वार किया, ना कि धारदार साइड से। बिल्ला को चोट तो लगी, लेकिन वो उसके लिए प्राणघातक चोट नहीं थी। तभी वो लड़की नंगे बदन मेन रोड की तरफ भागी, लेकिन दुष्ट रंगा ने उसे दबोच लिया और उससे कपड़े पहनने को कहा कि उसका भाई उसे ऐसे देखेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। दोनों गीता के कहने पर उसे उसके भाई से मिलाने का बहाना कर उसकी तरफ ले चले, लेकिन तलवार से निर्मम वार करके उन दुष्टों ने उसकी भी बुरी तरह हत्या कर दी। इस अपने समय की सबसे चर्चित दुखद घटना के कुछ सबक भी हैं, और वो ये कि माँ बाप को बच्चे अनजान लोगों से लिफ्ट लेकर कहीं नहीं भेजने चाहिए, बल्कि उनको अच्छी तरह से पढ़ा लिखा समझा देना चाहिए कि वो अनजान लोगों से किस तरह बर्ताव करें, क्या करें और क्या ना करें। दूसरे, आज सभी बच्चों को सेल्फ डिफेंस और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग अनिवार्य होनी चाहिए। पुलिस जितनी एक्टिव अपराध के बाद होती है, काश उतने पहले हो जाए तो आधे से ज़्यादा अपराध तो हों ही नहीं। पुलिस सिस्टम के लूप होल्स को ख़त्म करना सरकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। नागरिकों के प्रति लॉ एंड ऑर्डर के सर्वोच्च फर्ज के तहत यह अनिवार्य भी है। आज भले ही सरकार 26 जनवरी पर उन बच्चों के नाम पर बहादुर बच्चों को गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा पुरस्कार देती हो, लेकिन कड़वा सच यही है कि आज भी बच्चों की समस्याएं शिक्षा की हो, चाहे उनको बेरोज़गारी के कारण, गरीबी के कारण भिखारी बना दिया जाता हो, विकलांग कर दिया जाता हो, उनका यौन शोषण किया जाता हो, इस तरह से उनकी समस्याएं बढ़ी ही हैं। अतः बाल अधिकार आयोग, केंद्र सरकार सहित NGO और समाज को आज ज़्यादा सतर्क, सावधान और उन बच्चों के प्रति ज़्यादा जिम्मेदार और घोर स्वार्थ छोड़ करके अमीरों को परमार्थ असल ज़मीन पर निभाने को कर्तव्यनिष्ठ होना होगा। तभी हम बच्चों को और इन बच्चों के मार्फत आने वाले देश के भविष्य को बचा सकेंगे, सुरक्षित और सही मार्ग पर, विकास के मार्ग पर ले जा सकेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय मानवता।